हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कर्व है। इस कर्व से स्टैटिस्टिकल डेटा का को इंटरप्रेट हम करने का काम करते हैं। स्टैटिस्टिकल जो भी डेटा है, चाहे मीन है, मीडियन है, मॉड है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है, जेड स्कोर है, टी स्कोर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन सारे में सभी में रिलेशन बनाने का काम और इनको इंटरप्रेट करने का काम, इनकी व्याख्या करने का काम हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कर्व किसकी देन है, किसने इसको बनाया। तो ये कर्व किसकी देन है? तो ये कर्व, इस कर्व को गॉस ने बनाया था, कार्ल गॉस, और इन्हीं के नाम पे इसका एक नाम और भी है। इसको हम गॉसियन वितरण भी कहते हैं इसको, है ना। आप स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा, एक पिक्चर भी दिख रही होगी कार्ल गॉस की, और स्क्रीन पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और द नॉर्मल कर्व इज ऑफन कॉल्ड द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा ये कर्व होता क्या है। तो देखो, एक कर्व की डिजाइन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो, एक जिसे उल्टा घंटा रखा होता है, एक वेल की डिजाइन का एक कर्व आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसी कर्व को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, इसमें कुछ डेटा भी है, इस डेटा की बात हम आगे करेंगे, इसे समझाने का काम आगे करेंगे। तो सिर्फ डिजाइन देख लीजिए, आप देख रहे होंगे एक पर्वत की चोटी के जैसा, या फिर एक घंटे के जैसा, या किसी तंबू के जैसा एक डिजाइन आपको दिख रही है, इसको हम एनपीसी कहते हैं। ठीक है, तो एनपीसी का शेप कैसा होता है? एनपीसी का शेप घंटे के आकार का होता है ना। The shape of the curve is like that of a well, या वक्र का आकार एक घंटी के तरह का होता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि इस वक्र की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या एक्चुअल होता है, क्यों इसको हम अच्छा मानते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो मीन, मीडियन, मॉड, जिसको आपने निकालना सीखा था, इस कर्व पे आके मीन, मीडियन, मॉड एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी मीन का डिस्ट्रीब्यूशन या मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन या मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम एनपीसी पर देखते हैं तो एनपीसी पर वो एक ही जगह दिखाई पड़ता है। यानी कर्व में मॉड, मीन, मीडियन, मॉड का पोजीशन सेम आता है, एक ही जगह आता है। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मॉड कैरी द इक्वल वैल्यू, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन, मीडियन एंड मॉड, देयरफॉर they fall at the same point on the curve। यानी वही कहने की बात है कि मीन, मीडियन, मॉड इस कर्व पे एक ही स्थान पे लाई करता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसकी एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनी मॉडल। क्योंकि मीन, मीडियन और मॉड एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, इसलिए हम इसको यूनी मॉडल या एक रूपक कर्व भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी जो इसकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है परफेक्टली सिमेट्रिकली। अगर आपने कर्व की फोटो देखी हो तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये परफेक्ट सिमेट्रिक कर्व है। अगर आप देखो, जहाँ पे आपको म्यू दिख रहा है, म्यू के पास देख लो, एक जो इसका टॉप है, टॉप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस एक्सिस पे है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन x माइनस एक्सिस पे। आप देख रहे हो 0.5 और 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों साइड में इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आप कह सकते हैं अ नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक
अबाउट द मीन। ठीक है, तो इक्वालिटीज की क्या हो गई? इट मीन्स द कर्व inclines toward both sides equally from the center of the curve। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो जो नॉर्मल सिमेट्री कर्व है, जो ये एनसीपी है, एनसीपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों साइड में, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक कर्व भी कह सकते हैं। ये कर्व एसिम्प्टोटिक भी होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर कर्व को ध्यान से फिर से देखो, तो ये जो इसकी लास्ट की लाइन है बेटा, जो मैं पेंसिल से दिखा भी रहा हूँ आपको, अभी एक मिनट रुको जरा सा। ये जो लाइन है, यहाँ की बात हम कर रहे हैं, या हम यहाँ की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो दोनों जमीन को टच नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कर्व धीरे 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 ऐसे ही वो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं इधर भी मिल जाएगा और इधर भी जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये कहाँ तक लाई करता है? ये इनफाइनाइट नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये लाई करता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच करता है? इनफाइनाइट पे टच करता है, या अनंत पर इसको ये छूने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एसिम्पोटेटिक कर्व कहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। यानी जो ये कर्व है, जो ये कर्व है, इस कर्व में, इस कर्व यहां से देखो, जो ये कर्व दिख रहा है बेटा, इस कर्व में दोनों किनारों के बीच में कितनी वैल्यू लाई करती है, यानी यहां से लेके यहां के तक के बीच में, यानी एक्स एक्सिस टू एक्स माइनस एक्सिस के बीच में जो कर्व दिख रहा है, इसमें कितना डाटा आता है। तो आप जान लो, इसमें जो डेटा का आंकड़ा है वो 99.73% डेटा इसके अंदर आ जाता है। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो ये नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा तक ये वेरी करता है, और -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में 99.73 डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा है, जैसे मान लो आपने कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन किया, तो उसमें जो आंकड़ों का वितरण है, जितने आंकड़े उसमें यूज हुए हैं, जितना यन की वैल्यू है, वो यन की वैल्यू ही आंकड़ों की साइज कहलाती है। और उन्हीं आंकड़ों की साइज में से 99.73% जो आंकड़े हैं वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में वेरी करते हैं। और जो रिमेनिंग है 99.73 को अगर 100% में से अगर आप माइनस करो, तो आप क्या पाओगे? आप जो वैल्यू पाओगे 0.27, जो 0.27% जो डेटा है, वे डेटा -इन्फिनिटी टू -3 सिग्मा और इधर +इन्फिनिटी टू +3 सिग्मा के बीच में ये होता है। यानी 0.14 इधर और 0.14 इधर ये वेरी करता है। ठीक है, इसको हम और क्लियर समझाएंगे जब आप इस देखो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेंस। अगर आप देखो तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस क्या है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो ये वक्र पूरा का पूरा है, ये वक्र या ये जो ये पूरा का पूरा जो ये ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को यहाँ समझो तो और क्लियर समझ में आएगा। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने जो भी कहा था कि जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये -3 SD टू +3 SD के बीच में 99.73% डेटा इनके बीच में रहता है, और 0.14 इधर और 0.14 माइनस साइड में ये डेटा होता है, ये NPC कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो SD है, SD का मतलब आप जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमेशा 0 पे होता है। ये मीन जो इसका पीक आप देख रहे हो, इस पीक पे मीन होता है, और इस पीक से दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है, अगर ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो जीरो से अगर -SD तक जाओ, -1 SD तक जाओ, तो आप देख रहे हो यहाँ कितना डेटा आ रहा है, 34.13% डेटा, और इस साइड में कितना डेटा आ रहा है, 34.13 डेटा। यानी हम कह सकते हैं -1 SD टू +1 SD के बीच में 68.26% डेटा इसी के अंदर होता है। यानी 100% अगर डेटा है, अगर हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन के बीच में से अगर देखें तो उसका लगभग 68.26% डेटा -SD टू +SD के बीच में लाई करता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल जो एनपीसी है, एनपीसी क्या क्या बताता है, एनपीसी आंकड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन या आंकड़ों के वितरण को बताता है। ठीक है। अगर हम मैक्सिमम ऑर्डिनेंस की बात करें तो Z1 इक्वल टू अगर हम 0 मान लें तो जो कर्व की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 0.3989 होती है। यानी वाई एक्सिस पे जो कर्व की मैक्सिमम ऊंचाई होती है, जहां पे SD इक्वल टू 0 होता है, वहां पे जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, 0.3989% होती है। ठीक है। और जो है सिग्मा 2 पे हाइट कितनी होती है, 0.2420% होती है, और 3 सिग्मा पे ये हाइट हो जाती है 0.0044। ये तो सारी चीजें इसके बारे में थी। अब देखो यहाँ पे से पूरी चीजें दिखाई पड़ेगी ध्यान से। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो। अब देखो जो इसकी मैक्सिमम हाइट है बेटा, मैक्सिमम हाइट कितने पे है, ध्यान से देखो, ये 0.40 से नीचे ही है, दिख रही है यहाँ पे ना। तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 0.3989। यानी जो प्रोबेबिलिटी कर्व है उसकी हाइट कितनी है, 0.3989 इस पे, Z इक्वल टू 0 पे। लेकिन Z इक्वल टू 1 पे हाइट कितनी हो जाएगी, आप देखो Z इक्वल टू 2 पे हाइट कितनी हो जाएगी, और Z इक्वल टू 3 पे कितनी हाइट हो जाएगी। ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि सिग्मा 2 पे 0.0044, सिग्मा 2 पे 0.0540, सिग्मा 1 पे 0.2420 और सिग्मा 0 पे 0.3989 ये कर्व की हाइट होती है। ठीक है ना। तो कर्व की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। इसको अगर फिर से हम रिवाइज करें तो हम कह सकते हैं जो एनपीसी कर्व है वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक वेरी करता है। मैं टिक करके आपको दिखाता भी चल रहा हूं। आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यानी कर्व कहां से कहां तक वेरी करता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में ये वेरी करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, ये Z इक्वल टू 0 पे, Z इक्वल टू 0 पे इसके मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो आप देख रहे हो 0.39 समथिंग है। ठीक है। ऐसे ही ये देखो, ये Z इक्वल टू 1 पे हाइट हो गई, ये Z इक्वल टू 2 पे हाइट हो गई, और ये Z इक्वल टू 3 पे हाइट हो गई, दोनों साइड हो गए। ठीक है। दूसरी बात क्या बताया गया, बताया गया कि जो आंकड़ा होता है वो आंकड़ा इस कर्व में -1 से +1 के बीच में 68.26% डेटा -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में होता है। क्यों, 0 से 34.134% लेफ्ट साइड और 34.134% राइट साइड में आंकड़े डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। ऐसे ही -1 सिग्मा टू 2 सिग्मा के बीच में अगर हम जाएं तो आप देखो कितना डेटा इसके बीच में रहता है, और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में कितना डेटा रहता है। ये सारे डेटा का आंकड़ा मैंने आपको अभी बताया। तो आपने कर्व पर भी इसको आप इस तरह से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है।
क्लियर। अब यहाँ पे जो रूल है, जो -1 सिग्मा टू प्लस -1 टू +1 -2 टू +2 -3 टू +3 के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं 68 95 99 रूल। तो इस रूल में क्या होता है, इस रूल में ये रूल ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 68% डेटा -1 से +1 के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 95% डेटा -2 से +2 के बीच में, और अप्रॉक्सीमेटली -3 से +3 के बीच में 99.7% डेटा लाई करता है। ठीक है, इस बात को हमने आपको कई बार बता लिया, ये आपके सामने ग्राफ भी है और आपके सामने डेटा है, इसको आप अच्छे से वो कर लेना। अब ये डेटा आया कैसे, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है, आप देख रहे हो, इंटीग्रल म्यू माइनस सिग्मा ओवर टू म्यू प्लस सिग्मा 1 बाई सिग्मा √2 इंटू ई का पावर आप देख रहे हो -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर dx। और जब इसको सॉल्व किया क्या तो आंसर कितना आया, आंसर आया 0.68। तो ये 0.68 क्या बताता है कि 68% डेटा माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में होगा। अब दूसरे इक्वेशन में देखो, सिग्मा की वैल्यू बढ़ा दी गई, -2 सिग्मा से +2 सिग्मा कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.95% आ गई। और जब -3 सिग्मा से +3 सिग्मा का रेंज कर दिया इस फार्मूले में, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.997। और इसी से एनपीसी पे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो जो जनरल रिलेशनशिप है यहाँ पे बेटा वो स्क्रीन पे फिर एक बार आपको शो हो रही है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसी वैल्यू को आपको याद भी होना चाहिए कि -1 टू +1 सिग्मा के बीच में कितना डेटा, कितना % डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 68.26%। -2 टू +2 के बीच में 95.44%। -3 टू +3 के बीच में 99.72% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम करें एनालिसिस ऑफ स्केल वैल्यू। अगर स्केल वैल्यू को हम एनालिसिस करें तो जेड स्कोर का एक फार्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू x माइनस एम बाई सिग्मा। और अगर हम यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 रख दें तो आप देख रहे हो कि Z1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी माध्य प्लस माइनस, यानी यहाँ पे नो डेविएशन हो जाता है, मीन ही डेविएशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी इसका इससे क्या निकल सामने आता है, जो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा है यही जेड भी है। यानी एनपीसी पे हम -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा लिखें, या हम -3Z टू +3Z लिखें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एनपीसी पर सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ समराइज वे में हम एक बार एनसीपी के सारी प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो एनसीपी है, जो नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व की का शेप कैसा होता है, वेल शेप्ड होता है, यानी घंटी के आकार का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये यूनी मॉडल होता है, यानी यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। दूसरा, ये सिमेट्रिकल होता है, आपने देखा जीरो से उधर -3 तक गया तो उधर +3 तक गया, यानी जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है, एक्सिस के दोनों तरफ सेम। ठीक है, टेल आर एसिम्प्टोटिक, यानी टेल का है, टेल का कहीं एंड पॉइंट नहीं है, टेल इनफाइनाइट पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है, यानी 100% अगर कर्व की बात करें तो कर्व इनफाइनाइट पे मिलेगा, यानी इसका एक एसिम्प्टोटिक नेचर हो गया। ठीक है, और ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये 68 95 99.7 का रूल फॉलो करता है। तो आप जानते हो कि कर्व में डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज यही होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डिनेंट ऑफ द कर्व, आपने इसके मैक्सिमम ऑर्डिनेंट ऑफ द कर्व को भी आपने देखा कि कर्व 0.39 मैक्सिमम हाइट तक ये कर्व काम कर % तक जाता है। आपने वर्टिकल भी इसका रेंज आपने देखा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे बेटा कि ये एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी, जो ये एनपीसी है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो जो उसका पहला इस्तेमाल है वो है टू नॉर्मलाइज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेंटरी। अगर हम कि कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण करें या कोई टेस्ट करें और वहां पे अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो वितरण है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवृत्तियां हमें मिली हैं, अगर उन आवृत्तियों को अगर नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, उनको मानकीकृत करना चाह रहे हैं, तो उस मानकीकृत करने के लिए हमें एनसीपीसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट्स फाइंडिंग देम रिलेशनशिप with the change functions or errors that are result of sampling procedure। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उसमें दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे मान लो अगर हमें किसी की एज और किसी की आईक्यू में अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है, और हमने जो सैंपलिंग ली है वो सैंपलिंग या जो हमने जिन बच्चों पे इसका प्रयोग किया है वो डेटा हमने में कितना एरर है, या उसकी फाइंडिंग्स कितनी है, या वो कितना सार्थक है, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमने रिसर्च के लिए हमने जो डेटा कलेक्ट किया था, जैसे अभी प्रकाश सर ने आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया रहा होगा फर्स्ट ईयर में, तो अगर उस टेस्ट को अगर आप प्रॉपरली करते, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते, तो वहां पे आपको एनपीसी की जरूरत पड़ती, क्योंकि बिना एनपीसी के आप सही सही सिग्निफिकेंट वैल्यू या उसकी फाइंडिंग को आप आसानी से नहीं निकाल सकते, और ना तो आप उसके सैंपलिंग के एरर को समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है, टू जनरलाइज अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल आर ड्रॉन बाय कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें स्टैंडर्ड मीन कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन और सैंपलिंग के अगेंस्ट, तो पॉपुलेशन और सैंपलिंग क्या होती है, पहले थोड़ा सा इसको जान लो फिर ये समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस रिसर्च में हमने पूरा कोटा शहर में हमें रिसर्च करना है, कोटा शहर के स्कूलों में रिसर्च करना है, तो कोटा शहर पॉपुलेशन हो गया। अब कोटा शहर के हम सारे स्कूल में नहीं जा सकते, तो कोटा शहर के मान लो हमने रैंडमली अगर 10 स्कूल सेलेक्ट किया, तो ये 10 स्कूल सैंपल हो जाएगा, और जो पॉपुलेशन पूरा कोटा शहर के जो स्कूल है वो पॉपुलेशन में गिने जाएंगे, है ना। जब हम पॉपुलेशन में सैंपलिंग जब हम सैंपलिंग को सेलेक्ट करते हैं बेटा, तो उसमें जो एरर आता है, उस एरर को हम अगर हमें जनरलाइज करना है, अगर हमें मीन का एरर जनरलाइज करना है, तो उसके लिए भी हमें एनपीसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। To compare two distribution, the NPC is used to compare two distribution। अगर हमें किन्हीं दो वितरणों में अगर हमें कंपेयर करना है, हमें तुलना करनी, जैसे दो वितरण का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास सब पूरे क्लास के बच्चों के एज का डेटा हो, क्लास के सभी बच्चों के इंटेलिजेंस का डेटा हो, या उनके उनके इंस्पिरेशन वैल्यू का डेटा हो, उनके आकांक्षा स्तर का डेटा हमारे पास, अगर उन दोनों डेटा को हम कंपेयर करना चाहें, तो उसके लिए भी हमें एनपीसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अगर हमें डिफिकल्टी लेवल कैलकुलेट करनी हो, और उस डिफिकल्टी लेवल की कैलकुलेशन में अगर हमें जेड स्कोर का इस्तेमाल करना हो, तब भी हमें एनपीसी की जरूरत पड़ती है। टू क्लासिफाई द ग्रुप, द NPC is used by classifying the group and assigning grades to individual। और अगर हमें किसी समूह को वर्गीकृत करना है, उन समूहों को ग्रेड प्रदान करना है, तो हमें वहां पर भी एनपीसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और अगर मान लो हमें कोई रेटिंग करनी है, कोई रैंकिंग करनी है, कोई संख्यात्मक मान को अगर हमें किसी प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पर भी एनपीसी का यूज करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहें, तो जो स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से जो हम फाइंडिंग लेते हैं, जो उसका हम रिजल्ट निकालते हैं, उन रिजल्ट्स में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का प्रयोग हम करते हैं। लगभग स्टैटिस्टिक्स के में हर जगह हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने
बीएड के लेवल में केवल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करना सीखा है। अभी इन कैलकुलेशनों के थ्रू आपने इंटरप्रेट करना नहीं सीखा, आप रिजल्ट निकालना नहीं सीखे, आप रिसर्च की फाइंडिंग्स करना नहीं सीखे। जब आप इसको सीखोगे, इसको जानोगे, तो आप देखोगे कि एनपीसी, जो एनपीसी का कर्व है, एनपीसी का कर्व इन सारी चीजों में आपकी सहायता प्रदान करेगा, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, चाहे सैम्पलिंग की बात हो, चाहे ग्रेड देने की बात हो, चाहे सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की बात हो, चाहे रिसर्च में एरर कैलकुलेट करने की बात हो, हर जगह एनसीपी डिस्ट्रीब्यूशन, एनपीसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से एनपीसी कर्व मैंने आपको बताया कि एनपीसी कर्व होता क्या है और इस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, कर्व की डिजाइन कैसी होती है, इस कर्व का नेचर कैसा होता है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा या -3 जेड टू +3 जेड कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने ये सारी बातें आपको बताई। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।